Hello students, in this video we are going to discuss about vapor pressure and lowering in vapor pressure. सबसे पहले बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता क्या है? लिक्विड वेपराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन एयर पार्टिकल. इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. बेटा मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड पड़ा है और उसके ऊपर एयर के ये पार्टिकल्स हैं, तो ये लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट हुआ. इस लिक्विड ने के वेपर्स ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया एयर के ऊपर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन एयर पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. राइट. उसके बाद है वेपराइजेशन इज प्योरली सरफेस फिनोमिना. पार्टिकल प्रेजेंट ऑन सरफेस ओनली आर गोइंग टू वेपराइज. बेटा वेपर प्रेशर जो फिनोमिना है वो सरफेस फिनोमिना होता है. सरफेस पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वही वेपराइज होते हैं. मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द वेपराइजेशन. इसलिए हम बोल सकते हैं जितना सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा उतना ही वेपराइजेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो वेपराइजेशन mainly depends upon two factor. First is surface area and second is nature of the liquid. दो चीजों पे आपकी वेपराइजेशन डिपेंड करती है बेटा, सरफेस एरिया पे और नेचर ऑफ द लिक्विड पे. Volatile liquid have more vapor pressure than non-volatile liquid will have less vapor pressure. बेटा volatile liquid ऐसे लिक्विड्स जो जिनमें कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जल्दी उड़ जाने की. तो जो लिक्विड्स volatile होते हैं वो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे क्योंकि वो वेपराइज ज्यादा होंगे. नॉन वोलाटाइल जो वेपराइज नहीं होते, तो जो वेपराइज नहीं होते लिक्विड ऑब्वियसली वो उनका वेपर प्रेशर जो है कम होगा, वो कम वेपर प्रेशर जो है एक्सर्ट कर पाएंगे. उसके बाद अगर हमने सॉल्यूशन में दो तरह के सब्सटेंसेस, दो कंपोनेंट्स ले लिए, राइट, तो सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स एक कंपोनेंट के और कुछ पार्टिकल्स दूसरे कंपोनेंट के होंगे, राइट. तो सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय बी पार्टिकल्स, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय एडिंग अदर सब्सटेंसेस. तो बेटा कहने का मतलब ये, अगर हम एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दें तब जो एक्चुअल प्रेशर होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का वो दूसरे के आ जाने के कारण कम हो जाता है. क्योंकि अब सरफेस पे पहले तो सारे के सारे पार्टिकल्स उसी के वेपराइज होने थे, लेकिन नहीं, अब कुछ पार्टिकल्स क्योंकि हमने दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दिया है उसके सरफेस पर आ गए हैं, इसलिए अब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो बाय एडिंग द अदर सब्सटेंस इट गिव राइज टू रोल्स लॉ. तो बेटा ऐसे सब्सटेंसेस के वजह से जब हमने बी पार्टिकल ऐड कराया वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ. वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय एडिंग अदर सब्सटेंस, सो इट विल गिव राइज रोल्स लॉ. तो इससे किस चीज की जरूरत पड़ी, रोल्स लॉ के जो एप्लीकेशन है वो हमारे सामने आई और रोल्स लॉ जो है वो दिया गया. तो रोल्स लॉ ने इस प्रॉब्लम के लिए क्या लॉ अपना प्रेजेंट किया, प्रपोज किया. रोल्स लॉ ने बोला वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. वो कहते कि वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस लिक्विड की मोल फ्रैक्शन के. राइट. देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेम लिक्विड, जिस लिक्विड की बात हो रही है बेटा. और अगर A लिक्विड है हमारे पास, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फिर XA के. और इसे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या यूज कर दिया जाएगा, PA नॉट. PA नॉट क्या है, अब PA नॉट बेटा वेपर प्रेशर है लिक्विड A का ही इन इट्स प्योर फॉर्म. जब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में पड़ा है, उसमें किसी भी तरह की किसी भी दूसरे सब्सटेंस की मिलावट नहीं है, उस केस में जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो PA नॉट होता है. व्हेन A सब्सटेंसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर रहता है वो है PA नॉट. If a liquid is in pure form, then its mole fraction equal to unity. वो कहते हैं कि अगर लिक्विड प्योर फॉर्म में होगा तो उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल होगी. बेटा हमने क्या कहा है, PA नॉट कब होगा, जब A लिक्विड अकेला होगा.
अब ए लिक्विड अकेला है तो ऑब्वियसली सिर्फ सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, सिर्फ ए, तो मोल फ्रैक्शन भी किसकी पड़ी है, सिर्फ ए की। तो उस टाइम पे मोल फ्रैक्शन ए की क्या हो जाएगी, यूनिटी। इफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, Na/Na प्लस NB। अब सोल्यूशन में B तो है ही नहीं, तो NB इक्वल्स टू 0 हेयर, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, Na/Na, और क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन, यूनिटी। इस केस में जब हमारे पास यूनिटी आ जाए यानी कि हमारे पास लिक्विड सिर्फ एक ही है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन इट्स प्योर फॉर्म के, PA इक्वल्स टू PA0 हो जाएगा हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है, इट इम्प्लाइज दैट इन प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर इज हाई, बट व्हेन वी ऐड अदर लिक्विड इन इट और अदर सब्सटेंस इन इट, its value of vapor pressure decreases, then term comes out to be lowering in vapor pressure। वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, PA इक्वल्स टू PA0 व्हेन XA इक्वल्स टू यूनिटी, का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास केवल एक ही कंपोनेंट है तब उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू किसके मुकाबले, जब उसके साथ किसी और कंपोनेंट को ऐड कर दिया गया है। कोई और कंपोनेंट ऐड हो गया तो सरफेस के ऊपर सिर्फ एक ही कंपोनेंट के पार्टिकल्स ना रहकर बेटा दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल्स भी होंगे, जिसके कारण एक कंपोनेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा PA, चेंज इन PA, प्रेशर में क्या चेंज आया, प्रेशर में क्या लोअरिंग आई, इक्वल्स टू PA0। PA0 आएगा क्योंकि हमने ये कहा है कि प्योर फॉर्म में सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर, माइनस PA, यानी कि वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म में से माइनस क्या कर देंगे, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए PA, इससे सॉल्व करते हैं आगे। PA0 ऐसे ही रहेगा, PA को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने किया ना रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, PA को लिख सकते हैं PA0 XA, राइट। तो PA0 गिव क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, 1 ब्रैकेट में 1 माइनस XA। तो डेल्टा PA किसके बराबर आ गया, PA0 XB लिख सकते हैं ना बेटा इसे, क्योंकि हमारे पास आपको बता चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, यूनिटी के बराबर होता है। तो XB को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस XA, तो यहाँ पे XB आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखिए ध्यान से आप लोग, कि डेल्टा PA0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। कौन सा दूसरा कंपोनेंट आ करके जिसने वेपर प्रेशर को कम कर दिया, कंपोनेंट A के वेपर प्रेशर को कम कर दिया, तो कंपोनेंट B की मोल फ्रैक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वेपर प्रेशर का कम होना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसी B कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के। सो द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमें अभी क्या रिजल्ट निकाला था, डेल्टा PA इक्वल्स टू PA0 इंटू XB। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास PA0 पड़ा था वो डिनोमिनेटर में आ गया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि पहले के मुकाबले में, यानी कि हमने कंपैरिजन कर लिया है। कंपैरिजन किस चीज का कर लिया है, व्हेन वी हैव दिस इन उस फॉर्म में जिसमें दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, उसका कंपैरिजन किसके साथ, जब वो प्योर फॉर्म में होता, उनके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास आता है। और बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम क्या लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके एग्जैक्टली इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसमें हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होकर के एग्जैक्टली इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। सिर्फ यही बेटा डिफरेंस है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम क्या बोलते हैं कि
एग्जैक्टली इक्वल रहती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के चीज़ें। उसके बाद बेटा अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर दें, यानी कि हमने जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है उसे यहाँ पे खोल के लिखें तो NB अपॉन NA प्लस NB आ जाएगा। तो इसके स्पेशल केसेस कर लेते हैं। अगर कहते हैं हमारे पास सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ, Na की वैल्यू जो है लार्जर हुई एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास Na प्लस NB किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के। तो उस वक्त हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, NB अपॉन Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। अब इन्हें कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं बेटा, किसके इक्वल होते हैं, वेट अपॉन मास। ऐसे यहाँ पे वेट अपॉन मास, यहाँ पे वेट अपॉन मोलर मास और वेट अपॉन मोलर मास A का लेके न्यूमिनेटर में B का लेके उसे रखेंगे। उसके बाद बेटा इसे आप कैसे लिख सकते हो, और W भी ऊपर रह जाएगा वेट ऑफ द सोल्यूट और नीचे WA आ जाएगा। ऐसे ही MA ऊपर चला जाएगा और MB नीचे आ जाएगा, राइट। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आप लोगों को कई बार इस पे जो है न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया जाता है आपसे सोल्यूट का। तो अगर ये तो हुआ एक केस, वो कह रहे हैं कि अगर ये बेटा ये केस हमने अब तक कौन से किए हैं जिनमें हमने B को क्या कंसीडर कर रखा था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। अब अगर दोनों A एंड B दोनों ही वोलाटाइल हो जाएं, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर दोनों ही वोलाटाइल हो गए, तो दोनों वोलाटाइल हो गए तो उस केस में ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ A के लिए लगेगी और ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ B के लिए लगेगी। वेपर प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन, और ऐसे ही B के लिए। तो बेटा इस केस में हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज आइडियल एंड सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस बेटा वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, और रोल्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन इन इक्वेशंस को ओबे करे, यानी कि बोथ द इक्वेशंस फॉलो करता हो वो सॉल्यूशन, उन्हें आइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में बेटा जो है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग। जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं आता। वॉल्यूम चेंज ना आने का मतलब क्या है कि अगर हमने A के 10 ml सोल्यूशन लिया था और B का 1 ml लिया था, टोटल क्या था हमारे पास 11। जब इन्हें मिक्स किया गया तब भी वॉल्यूम क्या रहा 11। तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। और थर्ड कंडीशन क्या हो गई हमारे पास कि डेल्टा H, देयर इज नो हीट इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन बनाते हुए एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता। अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, इट मीन्स ऑन प्रिपरेशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो, कोई टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आएगा। और ये होता कब है, आइडियल सोल्यूशन बनता कब है, जब कहते हैं इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स, बी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स और ए बी कंपोनेंट के AB इन मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस जब इक्वल हो जाए, इंट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं इक्वल हो जाए, ये कंडीशन है बेटा, देन आइडियल सोल्यूशन विल फॉर्म। ठीक है, और ये कब होता है, जब हमारे पास कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज के होते हैं। होमोलोगस सीरीज मीन सेम तरह की सीरीज, यानी कि फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन से ही टॉल्यूइन बनता है ना बेटा, तो ऑलमोस्ट जो है सीरीज तो होमोलोगस हो गई, समांतर सीरीज हो गई हमारे पास। तो अगर हम आइडियल सोल्यूशन का बेटा ग्राफ बनाएं तो हमारे पास कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। एक साइड हम यहाँ पे इस एक्सिस पे मिला देंगे मोल फ्रैक्शन और इस एक्सिस पे बनाएंगे हम प्रेशर ग्राफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में जाते हुए XA ले लेंगे, एक डायरेक्शन में XB। इन पॉइंट्स पे जहां पर आकर क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इन पे क्या होगा, इस साइड पे XA की मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू 1 और B 0, राइट। और इस पॉइंट पे सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1 एंड A इज 0। तो अगर हम इस पॉइंट से यहां पर लाइन बढ़ाएं, ये किसके लिए हो जाएगा, प्रेशर A के लिए, प्रेशर फॉर कंपोनेंट A, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B।
यानी कि जब यूनिटी आ रहा है तब प्योर फॉर्म में है ना बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा PB नॉट और ये PA नॉट। यानी कि जब इस पॉइंट पर आकर ये ग्राफ मिलेंगे तो हमारे पास ये प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा PA इन प्योर फॉर्म, तब का उसका प्रेशर, और जब B प्योर फॉर्म में है उसका ये प्रेशर होगा। और ये जो इन लाइंस को अगर हम मीट कर दे तो ये लाइन क्या शो करेगी, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो है वो शो करेगी P इक्वल्स टू PA प्लस PB। तो ये था बेटा आपका सारा आइडियल सोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। थैंक यू बेटा।